नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को यानी आज बड़ा रेल हादसा हो गया। गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 बोगियां पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका है। जिला प्रशासन एवं पूर्वोत्तर रेलवे युद्ध स्तर पर राहत एवं कार्य करने में जुटा है। यह खबर दरअसल मैं दैनिक जागरण के ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ रहा हूँ। इसमें है कि सीएम योगी ने जताया दुख और उसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं, ऐसी खबर है। उसके बाद जो यात्री हैं जो उस ट्रेन में हादसाग्रस्त हैं, उनकी मदद के लिए सरकारी हेल्पलाइन भी जारी किया गया। आपको लग रहा होगा कि इस खबर को बहुत विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। विस्तार से तब बात होती जब यह 5 साल में कोई पहला रेल हादसा होता, 2 साल में कोई पहला रेल हादसा होता, साल भर में कोई पहला रेल हादसा होता। दुख की बात है कि अगर आप रेल हादसों की गिनती अगर अभी से करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले कई दशकों के मुकाबले 2014 से लेकर 2024 के बीच में बहुत बड़े बड़े रेल हादसे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से इन घटनाओं पर कोई पुख्ता डेटा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कारण यह है कि जिन विभागों में पहले डेटा जारी हुआ करता था, मोदी सरकार सत्ता में आते ही उन सारे विभागों को या तो बंद कर चुकी है या उन्हें मृत प्राय बना चुकी है, यानी उन विभागों में अब कोई भी काम ईमानदारी से नहीं होता। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, एनजीओ भी थे, कम से कम वो इस फील्ड में काम करते थे, लेकिन उन एनजीओ पर भी मोदी सरकार की ऐसी मार पड़ी है कि वो सारे एनजीओ बंद हैं। कानून का हवाला देकर कि विदेशों से एनजीओ के लोग पैसा लेते हैं और भारत को बदनाम करते हैं और देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में इन एनजीओ का हाथ होता है, ऐसा तर्क देकर बहुत सारे ऐसे एनजीओ बंद किए जा चुके हैं मोदी सरकार में, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लेखा जोखा हमारे सामने रखती थी और सरकारी नीतियों पर पैनी नज़र रखती थी और तो और जनता को सूचना देती रहती थी कि किन मुद्दों पर सरकार गंभीर है, सरकार काम कर रही है और किन मुद्दों को सरकार ने यूं ही छोड़ दिया है और उसके लिए जनता को खुद लड़ने की आवश्यकता है। रेलवे विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल संभालने के बाद से एक ऐसा ही विभाग बना हुआ है। हालत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से एक छत्र शासन चला रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल यही है कि रेलवे मंत्री आखिर इस देश में है कौन, यह पता करना। कई बार एक मंत्रालय में कोई एक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर 5 साल पूरा किया हो, ऐसे बहुत कम मंत्री हुए हैं। मोदी सरकार में बहुत सारे मंत्री टुकड़ों में मंत्री हुए हैं, यानी कि जब तक उस कैबिनेट मिनिस्टर को खुद यकीन हो पाता है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तब तक उनका पोर्टफोलियो, उनका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है। बहरहाल रेलवे डिपार्टमेंट भी के बारे में अगर हम बात करें तो रेलवे में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। आप उड़ीसा में हुए बालासोर रेल दुर्घटना को याद कीजिए। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि कैसे भारतीय रेलवे
कुछ कवच नाम की नई बड़ी तिलिस्मी टेक्निक ला रही है, जो पहले ही जनता को यानी कि रेल चालक को आगाह कर देगी। दो आमने सामने जो रेल आते रहेंगे, टकराने की स्थिति में रहेंगे या दुर्घटना की स्थिति में रहेंगे, तो रेल को आगाह कर देगी। कवच उसका नाम बताया उस टेक्निक का। अश्विनी वैष्णव के बारे में बड़ा ही हो हल्ला मचाया गया, उनके काबिलियत की झड़ी लगा दी गोदी मीडिया ने कि वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, सब कुछ इंजीनियरिंग का समझते हैं। और तो और जब भी कोई रेल दुर्घटना की तस्वीरें सामने आती है तो अश्विनी वैष्णव कभी रील बनाते नजर आते हैं, कभी किसी के बाइक के पीछे बैठकर यह दिखाते नजर आते हैं कि वे बड़े मुस्तैद हैं, बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या रील बनाने से रेलवे विभाग के वो मसले, वो समस्याएं जिसके कारण रेल दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आम लोग मरते चले जा रहे हैं, उनका रोकथाम हो सकेगा? आप 2014 के पहले का अगर भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर को नज़र रखेंगे, याद करेंगे, तब आपको याद आएगा कि कांग्रेस सरकार में कम से कम कुछ ऐसे विभाग थे जिसमें लगातार छोटी बड़ी संख्या में, यानी हज़ारों की संख्या में भर्तियां निकलती रहती थी और भारत के युवा उन विभागों में नौकरी करते थे, नौकरी पाते थे, जिसके कारण वह विभाग चलता फिरता रहता था। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS यानी जो बैंक के लिए, बैंक में भर्ती के लिए जो बड़ी परीक्षाएं होती थी, क्लर्क से लेकर बैंक PO तक की, यानी दो कम से कम ऐसे क्षेत्र थे जिसमें हमेशा लगातार बहालियां होती रहती थी और किसी न किसी प्रकार से उनमें स्टाफ बनते रहते थे। लेकिन पिछले 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, उसके बाद से रेलवे में बड़े पैमाने पर शायद ही कोई भर्ती हुई है। जब भी कोई बड़ी रेल दुर्घटना होती है, उसका जब उस पर जांच बैठती है, उस पर कमेटी बैठाई जाती है और जो विशिष्ट कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी के गठन में जांच में एक ही बात निकलकर सामने आती है कि जो ड्राइवर थे उनका पलक झपक गया था, उनको नींद आ गई थी। तो कभी क्या होता है कि ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा, कभी होता है कि जो स्टेशन पर जो सिग्नल दिखाने वाले थे उनसे कोई त्रुटि हो गई। सवाल यह है कि क्या रेल चालक, कोई भी रेल चालक, कोई भी कर्मचारी जानबूझकर चाहेगा कि वह जिस ट्रेन को लेकर खुद के समेत हजारों लोगों के साथ ट्रेन में अगर जा रहा है तो वह ट्रेन टकरा जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? कोई भी कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर चाहेगा कि जिस वक्त उसे लाल झंडी दिखानी है उस वक्त वो उसे हरी झंडी दिखा दे, जहां हरी झंडी दिखानी है उसे लाल झंडी दिखा दे? कोई कर्मचारी चाहेगा कि जिस ऐन मौके पर किसी उक्त रेलगाड़ी के लिए पटरी का ट्रैक बदला जाना है उसको छोड़कर वह घर पर सोता रहे? जाहिर सी बात है कोई भी कर्मचारी नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी चूकें आखिर कैसे हो रही हैं? हर जांच का एक ही नतीजा सामने आ रहा है, वह यह कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी विभागों में कर्मचारियों की बहाली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, जिसमें रेलवे सबसे बड़ा विभाग है। रेलवे के बारे में आम लोगों की धारणा है कि रेलवे विभाग वो विभाग है जिसे भारत सरकार चाहे तो अपनी सोती हुई अर्थव्यवस्था को जिंदा कर लेती है। उस रेलवे विभाग के बारे में मोदी सरकार में जब बजट पेश होता है तो हमेशा कुछ घाटे की ही बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि अगर रेलवे विभाग में मुनाफे की बात हो और सरकार कम से कम उस मुनाफे को उजागर करे तो उसमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप खुद बताइए, जिस रेलवे विभाग में कोई एक कर्मचारी जिसे स्वस्थ रूप में 8 घंटे की ही ड्यूटी करनी चाहिए, अगर वह कर्मचारी 12 घंटे ड्यूटी करेगा, अगर वह कर्मचारी 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे की ड्यूटी करने पर मजबूर हो जाएगा, तो ऐसे में किस रेलगाड़ी चलाने वाले कर्मचारी या रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारी या रेलवे यात्री सुरक्षित हो सकेंगे? बहुत ही
आसान है कि जिस व्यक्ति को अगर 8 घंटा ड्यूटी अच्छे से करनी है, उस पर अगर आप 16 घंटे की ड्यूटी लाद देंगे, 18 घंटे की ड्यूटी लाद देंगे, ओवर टाइम लाद देंगे, उस कर्मचारी से चूक हो ही जानी है। क्योंकि कर्मचारी भी मनुष्य है, वह नौकरी अगर कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण डिग्निटी के साथ कर सके। लेकिन मोदी सरकार में डिग्निटी की बात करना मतलब पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। आइए हम समझते हैं कि रेलवे में कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। एक तो बड़ी घटना अपने आप में यही है कि कर्मचारी की शॉर्टेज है। रेलवे की दुर्दशा को आइए समझते हैं। रेलवे में आप देखेंगे कि एक बोगी में 72 सीटें होती हैं, तो 72 तो कन्फर्म सीटें होती हैं। उसके बाद से रेलवे का अपना तरीका है जिसे कभी आरएसी बोलते हैं। पहले आरएसी की टिकट मिलती है, वेटिंग की टिकट मिलती है, फिर आरएसी की टिकट मिलती है, और उसके बाद कई गुना अधिक टिकट रेलवे विभाग बेच देता है। आप भारत के किसी भी रेलगाड़ी में चले जाइए, वहाँ जनरल बोगी की अगर आप हालत देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप किसी ऐसे देश में सफ़र कर रहे हैं जहाँ सम्मान जैसी कोई चीज़ होती है, जहाँ नागरिक जैसा कोई बोध होता है। अगर आप किसी भी खास करके उत्तर भारत के रेलवे के जनरल डिब्बे को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे विभाग के लिए यानी भारत सरकार के लिए भारत के नागरिक जानवर से अधिक कुछ भी नहीं है। अगर आप स्लीपर में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि सीट एक आदमी को बुक हुआ है, उसमें कई सारे लोग टिकट कटाए हुए हैं जिनके पास वेटिंग का टिकट है, जिसे सरकारी नियम के अनुसार से अगर सरकार चाहे तो उसे मानती है, नहीं तो टीटी चाहे उस पर चालान काट सकती है, चाहे तो उसे जेल भी भेज सकती है। यूँ कई बार तो रिग्रेट हो जाता है, यानी वेटिंग का भी टिकट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या तो देखने को मिलती है कि जब दिवाली, दशहरा जैसा, छठ जैसा बड़ा त्यौहार होता है तो आप भारत के बड़े बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशन पर चली जाइए। जब वहाँ पे आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने तो दिल्ली में देखा है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छठ में, दिवाली में, दशहरे में खुलने वाली होती है तो भारत के गरीब मजदूर मेहनतकश लोग बहुत मेहनत से महीनों महीनों दिल्ली में, बम्बई में हर जगह नौकरी करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं और 3-4 दिन पर्व त्यौहार के नाम पर कुछ सुकून के पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन जब वे टिकट कटाते हैं तो उन्हें टिकट मिल ही नहीं पाता है। इसके लिए वे मजबूर होते हैं कि वे टंकर, ट्रॉली, बहुत सारा सामग्री लेकर कतार में खड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी लाठी से जानवरों की तरह भीड़ को छांटने के नाम पर इन मजदूर मेहनतकशों पर बरसाती है, अगर आप यह दृश्य देख लेंगे, सच बता रहा हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगती है और जैसी अफरा तफरी रेलवे स्टेशन पर होती है, अगर आप वह देख लेंगे तो आप घबरा जाएंगे। थोड़े समय के लिए आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि वर्षों वर्षों से रेलवे की ऐसी हालत है। जब रेलवे विभाग को पता है कि इतने सारे यात्री रेलवे में सफ़र करने वाले हैं, फिर भारत सरकार इतने वर्षों में रेल क्यों नहीं दे पा रही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करें तो स्थिति उस समय भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब इतना ज़रूर थी कि रेलवे लगातार प्रयास कर रहा था और उन प्रयासों का नतीजा ही था कि गरीब रथ जैसे कुछ ट्रेन, कई ट्रेन, सुपर स्पेशल जैसे कई ट्रेन, कुछ इंटरसिटी एक्सप्रेस, बहुत सारे लोकल एक्सप्रेस, कुछ दूर के ट्रेन चलाए गए। लेकिन मोदी सरकार में अगर आप ट्रेनों की संख्या देखेंगे और टिकट का दाम देखेंगे तो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। टिकट के मामले में तो रेलवे विभाग ने जैसे कसम खा रखा है कि जब तक एक एक रेलवे यात्री के पॉकेट को फाड़ के उनकी इनकम को न निकाल लेंगे, वे यात्री को ट्रेन में घुसने नहीं देंगे। इतने प्रकार से रेल में अब टिकट कटने लगा है। कुछ डायनेमिक फेयर है, कुछ प्रीमियम टिकट है, कुछ तत्काल के नाम पे टिकट बिकता है, फिर वेटिंग होता है, फिर आरएसी होता है। इतने प्रकार से टिकट कटते हैं
कि आम आदमी के लिए टिकट कटाना अपने आप में चींटी को चड्डी पहनाने के समान है। ऐसे में भारत में रेलवे विभाग काम नहीं करता है। भारत में जो रेलवे विभाग है, उत्तर भारत में जो रेलवे विभाग है, स्पेशली जो बिहार के रूट में जो रेलें चलती हैं, उनकी हालत देख लेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग किस काल में जी रहे हैं। मोदी सरकार में ट्रेन की दुर्घटनाएं जिस कदर बढ़ रही हैं, दुनिया की कोई ताकत और तकनीक उस दुर्घटना को नहीं रोक सकती है जब तक कि लाखों की संख्या में जो रेल विभाग में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं उनको भर दिया जाए। रेलवे में अगर आप आज के समय में सुरक्षित हैं तो आप अपने किस्मत से, अपने भाग्य से सुरक्षित हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप मान के चलिए कि इसका कोई निवारण नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम संकटों से हम सब रोज़ जूझते हैं। मैं भी जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ, कई बार ऐसा कभी नहीं है कि आपके पॉकेट में पैसा हो और आपको आसानी से टिकट मिल जाए। आसानी से छोड़िए, मुश्किल से भी टिकट मिलना मुश्किल है। राहुल गांधी जो भारत के भी विपक्ष के नेता हैं, हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टीटी से मिलने गए थे और उन्होंने रेल यात्रियों, रेलवे स्टेशन और रेल से संबंधित समस्याओं को समझने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी खुद इतने बड़े परिवार से हैं कि उन्हें अभी समझ में ही नहीं आता है कि रेलवे विभाग की सबसे बड़ी समस्या वह नहीं है जिसको वो समझना चाह रहे हैं। सबसे पहली और सीधी समस्या है अधिक से अधिक संख्या में रेलगाड़ी को चलाना। जब अधिक संख्या में रेलगाड़ी चलेंगी, यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा, तो इससे भारत सरकार को न केवल यात्रियों के टिकट के माध्यम से आय बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यात्रियों को भी सुकून होगा। आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप सिल्क रूट का इतिहास पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि कैसे भारत विदेशों के साथ मसालों का व्यापार करता था। उस समय भी जब पानी के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से इतने लोग आवागमन करते थे, इतिहास में इस समय भी इतनी दुर्घटनाओं का जिक्र नहीं होता है जितनी अब रेल दुर्घटना का जिक्र हो रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नया प्रधानमंत्री बनने के लिए 2013 में भाषण देते थे तो वो कहते थे कि उनका ख्वाब है कि एक चप्पल पहना हुआ व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में यात्रा कर सके। सच्चाई क्या है कि आप रेल तो छोड़िए, आप आज के समय में किसी भी, कहीं भी, किसी भी माध्यम से यात्रा करेंगे यानी अपने जान से आप खेल रहे हैं। जिस प्रकार से 2014 के बाद बने पुलें, यानी कि पुल, सड़क वाले पुल गिर रहे हैं, आम जनमानस में तो मुहावरा चल रहा है कि 2014 के बाद बने पुल के अगर आप ऊपर हैं तो भी आपका जान खतरे में है, अगर आप पुल के नीचे हैं तो बेशक आप खतरे में हैं। अब यह मामला यानी कि पुल, यानी सड़क वाले पुल से लेकर, रेलगाड़ी से लेकर मामला हवाई जहाज़ तक पहुंच गया है। हवाई जहाज़ में आए दिन आनन फानन में अजीबोगरीब दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। हवाई जहाज़ की बात करें तो कोई किसी के सर पे मूत रहा होता है, कोई कहीं फ्लाइट ऐन मौके पर देर हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि फ्लाइट अचानक से रद्द कर दी जाती है जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट और भी कई एयरपोर्ट में टर्मिनल ही गिर गया जिससे कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं, बहुत सारे मामले में अगर आप यात्रा की बात करें तो किसी भी सूरत में अब यात्रा करना सुरक्षित नहीं रह गया है। रेल दुर्घटना जिस प्रकार से घट रही है, अब लोग सड़क पर निकलने में डर रहे हैं, रेल पर चढ़ने में डर रहे हैं, और हवाई जहाज़ तो आम आदमी के बस की बात कभी थी नहीं और अब तो और मुश्किल हो गई है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है। जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के प्रति हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें इस दुख से निपटने का साहस मिले, और जो घायल हैं सरकार उनकी पूरी जिम्मेवारी ले। अगर आप चाहते हैं कि भारत में सुधार हो, रेलवे में सुधार हो, रेल में जो सुधार के नाम पर जो बड़े घोटाले चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है
कि जहां इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं और रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अपने आप में यह एक वैचारिक घोटाला है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि यह वीडियो, यह बात जनता तक पहुँचे, जनता के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, कुछ सुधार हो और हमारे आपके जान की कद्र हो, कुछ सम्मान हो, सरकार इस ओर कदम उठाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।